आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज कोबलमॉन में। कोबलमॉन पोकेमॉन का एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे हमें हर टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा क्यूट होंगे लेकिन कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक भी होंगे। एंड इन पोकेमॉन्स के साथ 100 डेज सरवाइव करते हुए हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें बढ़िया तरीके के पोकेमॉन्स को पकड़ के उन्हें इवॉल्व करवाना है। सेकंड, हमें एक बढ़िया सा पोकेमॉन बेस्ड हाउस बनाना है। एंड फाइनली कोबलमॉन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को पकड़ के उसे अपने काबू में करना है, जिसको पकड़ने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का मास्टर बॉल बनाना पड़ेगा, जिसकी रेसिपी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या हम इन 100 डेज में पोकेमॉन के बीच में अपने इन सारे गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते तो गाइस डे 1 को हम लोग स्पॉन हो जाते हैं इस प्यारे से प्लेन्स और जंगल बायोम के बीच में। अब सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में कौन से पोकेमॉन्स आए हैं एंड हम कितनों को पहचानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कुछ अजीब गरीबी पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे काफी अलग टाइप के मुझे पेड़ देखने को मिलते हैं, जिस पे कुछ तो लगा हुआ था जिसे मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, बट टूटते हुए मुझे नहीं मिलता। फिर इसके मैं लॉक्स को तोड़ने का ट्राई करता हूँ एंड इसके लॉक्स सही में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, स्पेशली इसका कलर काफी ज्यादा बढ़िया सा था। आसपास भी मुझे काफी सारे न्यू प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसका क्या यूज था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में बढ़िया था एंड एडवांसमेंट भी मिली तो काम का ही होगा। एंड हमें काफी प्यारे से यहाँ पे पोकेमॉन्स देखने को मिल रहे थे एंड ये प्यारा तो नहीं है। फिर यूं ही मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक तगड़ा सा पोकेमॉन दिखता है, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था बफेलो से एंड ये दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा भी दिख रहा था। मैं इसे क्लोज जाके देखता हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये हम पे अटैक करेगा या नहीं। तो हम काफी हद तक सेफ थे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन हम पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा था। एंड भाई साहब ऐसे हमें तगड़े पोकेमॉन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, वो भी काफी हाई लेवल वाले, यानी कि हमें बहुत ही जल्दी अपने आप को अपग्रेड करके इन सबको पकड़ना पड़ेगा। तो आसपास फिर थोड़ी बहुत और ताका-झाकी करके कुछ और पोकेमॉन्स को ताड़ने के बाद मैं फिर से उसी टाइप के पेड़ के पास आता हूँ। इस बार मुझे इसमें से कुछ ग्रीन सा फ्रूट मिलता है, जो कि ग्रीन एप्रिकॉन था। एंड अब इसका क्या यूज था ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आगे चल के तो हमें पता चल ही जाएगा। अब टाइम था एक्चुअल में थोड़ी सी शुरुआत करने का, यानी कि थोड़े से पेड़ तोड़ने का, जिससे एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके मैं सबसे पहले अपने लिए वुडन की पिकेक्स बनाता हूँ। तभी भाई साहब मैं अचानक से डर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी अजीब सा और वियर्ड सा पोकेमॉन देखने को मिलता है। एंड ये लिटरली 3 फेज वाली बी थी। सामने की तरफ मुझे थोड़ा सा केव सा नजर आ रहा था, तो मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ, यहाँ से काफी सारे स्टोन को माइन कर लेता हूँ, जिससे फाइनली मैं अपने स्टोन के सारे टूल्स को क्राफ्ट करता हूँ। एंड केव से बाहर निकलते मुझे नीचे की तरफ यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसके पास पहुंच के मैं देखता हूँ यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक था, जिसे तो हम नहीं ले सकते थे, लेकिन चेस्ट को तो लूट ही सकते थे। तो यहाँ से मुझे कुछ बेसिक सा सामान मिलता है। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी काउस को मारता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मुझे काफी वियर्ड सी एक शिप देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा जादू से दिख रही थी। एंड इस कोबलमॉन में भाई साहब इतनी ज्यादा अलग अलग चीजें थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज का क्या यूज है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चीजें उठाया जा रहा था इस होप में कि वो चीज कहीं ना कहीं तो हमें काम आ जाएगी। एंड तभी मुझे यहाँ पे फिर से एक और एक तगड़ा पोकेमॉन देखने को मिलता है। एंड ये काफी वियर्ड सा पोकेमॉन था, समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये पोकेमॉन है क्या चीज, बट इसका नाम पढ़ने से पता चल रहा था कि ये स्टोन से रिलेटेड है। एंड फिर कुछ ही देर में रात होने वाली थी एंड हमें एक बेड क्राफ्ट करना था, तो मुझे एक वुल टाइप का पोकेमॉन देखने को मिलता है, जिसको मार के हमें जो है वुल मिल जाता है, जिसकी हेल्प से मैं फाइनली अपने लिए बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड चुपचाप से चले जाता हूँ सोने के लिए। अब हमारे डे 2 की शुरुआत हो चुकी थी एंड अब हमने इतने सारे पोकेमॉन्स तो देख लिए थे, लेकिन हम अपना सबसे पहला पोकेमॉन कैसे पकड़ेंगे? तो गेम बेसिकली हमें जो है स्टार्टर पैक के तौर पे जो है एक पोकेमॉन देगी, जिसको हम बाद में चल के इवॉल्व करवा के और भी ज्यादा तगड़ा बना सकते थे। यहाँ पे काफी सारे पोकेमॉन्स थे, तो मैं बस इनकी पावर्स की जांच पड़ताल कर रहा था। एंड फिर मुझे फाइनली ये वाला पोकेमॉन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि छोटा सा मुझे ड्रैगन दिख रहा था, तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ। एंड फाइनली हमें अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन मिल जाता है। फिर मैं इसे बाहर निकलता हूँ ये देखने के लिए कि आखिर में हमने कुछ अच्छा चूज किया है या नहीं। तो यस, हमने काफी बढ़िया पोकेमॉन चूज किया था। ये काफी क्यूट सा भी था। अभी के लिए इसका लेवल 10 था, लेकिन जैसे हम इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे ये क्यूट से और भी ज्यादा खतरनाक होते जाएगा। एंड स्पेशली भाई इसकी डिटेलिंग एनिमेशन तो एकदम टॉप नॉच थी। इन पोकेमॉन्स का लेवल बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इनको कोई भी पोकेमॉन से लड़ाना। तो मैं सोचता एक बार इसकी पावर को टेस्ट करते थे। यहाँ पे मुझे एक पिग सा पोकेमॉन दिख जाता है, तो मैं अपने टोटोडोल की इससे फाइट कराने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों एक दूसरे को काफी बढ़िया डैमेज दे रहे थे, बट ये कहते हैं हमारे टोटोडोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड 2 हिट में वो सामने वाले पोकेमॉन को धूल चटा देता है। यानी कि अभी हमारा पोकेमॉन काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन स्टिल काफी ज्यादा ताकतवर भी था। एंड इस वाले पोकेमॉन को हराते इसका एक लेवल बढ़ भी जाता है। फिर हम घूम फिर के जंगल बायोम में पहुंच जाते हैं। यहाँ से मैं थोड़े से वाटरमेलन ले लेता हूँ एंड फिर मैं इसे जंगल को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक से पता नहीं कैसे क्रीपर आ जाता है। वो तो अच्छा हुआ मैं इसे पीछे की तरफ धक्का दे देता हूँ, वरना अगर हमारे मुंह पे फुटता तो। फिर यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे बीचों बीच काफी अजीब सी चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे बीचों बीच लॉक था, जिसका क्या यूज था ये तो पता नहीं, लेकिन इसके जस्ट सामने हमें
काफी खतरनाक वियर्ड सा एक पोकेमोन देखने को मिलता है। एंड ये पोकेमोन काफी ज्यादा सिमिलर था एलिफेंट से, बस इसकी सूंड की जगह पे यहाँ पे एक पंच बना हुआ था। एंड कुछ भी बोलो भाई, ये पोकेमोन दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। एंड मैं चुपचाप से पोकेमोन के मजे ले रहा था कि तभी पता नहीं अचानक से एक स्केलेटन आ जाता है एंड पानी में बैठ के भाई साहब हम पे अटैक कर रहे थे। एंड इस टाइम पे हमारे पास आर्मर नहीं था तो हमें काफी ज्यादा बचना पड़ रहा था। एंड आर्मर के हमारे पास तो शील्ड भी नहीं थी, तो मुझे इस तरीके से जो है प्लैंक्स लगा लगा के आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा था। लेकिन स्टिल भाई साहब हमें पीटे जा रहे थे, तो मैंने फटाफट से मार देता हूँ इससे पहले ये हमें मार दे। अब बारी थी स्ट्रक्चर को चेकआउट करने की, जिसके लिए हमने अपनी जान ऑलमोस्ट कुर्बान कर दी थी। एंड फिर मैं ऐसे फटाफट से सारे लॉक्स को खाली कर देता हूँ। लेजिट यहाँ से हमें पूरा का पूरा खाली जगह मिलती है। यस, हम जिसके लिए इतने फटके खा के आए थे यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने बस हमें फ्री में लॉक दे दिया था। एंड ये क्यों दिया था ये तो अभी तक मुझे समझ में ही नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ऐसे चलते चलते हमें जंगल के बीच में मुझे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा सेम सा दिख रहा था जंगल वाले पेड़ के तौर पे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही था। एंड यहाँ पे ये काफी सारे मुझे हनी बीज एंड हनी कोम देखने को मिल रहे थे। अंदर जाने पे ये ऊपर की तरफ रास्ता दिखा रहा था, तो मैं ऊपर की तरफ पहुंचता हूँ जहाँ पे मुझे छोटे छोटे से पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनको तोड़ने पे मुझे ऐसे थोड़े से कॉइन्स मिलते हैं। अब इन कॉइन्स का क्या यूज था ये तो मुझे पता नहीं, बट मिल रहा था तो हम ले लेते हैं। फिर ऐसे में थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ जाता हूँ एंड यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिल जाती है। एंड ये काफी अलग टाइप की चेस्ट थी, जिसके अंदर से मुझे थोड़े से और कॉइन्स मिलते हैं। एंड इसके अंदर से हमें एक्सपी की कैंडल्स मिल जाती है, जिससे हम अपने पोकेमोन्स के लेवल को डायरेक्ट बढ़ा सकते थे। एंड इसके साथ ही मुझे एक मेंडिंग वाली स्टोन की एग्स भी मिलती है। एंड फिर मैं स्ट्रक्चर के सीधा टॉप वाले फ्लोर पर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक चेस्ट थी और भी बहुत सारा सामान था। बट फिर मैं जैसे चेस्ट को खोलता मुझे पता चलता है कि ये चेस्ट नहीं, ये एक पोकेमोन था। एंड हमारा पोकेमोन सामने अपने आप इसके आ जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन हमारा पोकेमोन इसे एक ही हिट में हरा देता है। बट वो बात अलग है कि इसको हरा के भी हमें सिर्फ कॉइन्स ही मिले थे, जिसका क्या यूज है ये तो पता ही नहीं। एंड आजू बाजू और भी तोड़फोड़ मचाने के बाद भी यहाँ पे हमें कुछ भी काम का नहीं मिला। फिर मैं बढ़िया सी जगह ढूंढ के यहाँ पे बेड लगा देता हूँ, साथ ही चेस्ट लगा के हमारे पास जितना भी सामान था उससे रख देता हूँ। अगले दिन मैं रेसिपीज देख रहा था कि हम पोकेमोन बॉल बना कैसे सकते हैं, तो मुझे पता चलता है कि हमें एप्रिकॉन और अगर हम कॉपर इंगट को रखे तो हम बना सकते थे। एंड हमारे पास एप्रिकॉन थोड़े थे ही, बस हमें कॉपर इंगट की जरूरत थी। यानी कि अब टाइम आ चुका था माइनिंग पे जाने का। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा रास्ता दिखता है जिसके थ्रू मैं पता नहीं कहीं तो जा रहा था, बट यहाँ पे मुझे थोड़े से कॉपर मिल जाते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड फिर आगे थोड़ा बहुत और कोल को माइन करने के बाद मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं एक बढ़िया सी जगह में पहुंच जाता हूँ। एंड ये काफी बड़ी सी केव थी। एंड यहाँ पे भी काफी अजीब गरीब चीजें थी जो कि समझ में ही नहीं आ रही थी कि इनका क्या यूज है, बस मिल रहा था तो मैं इन्हें भर रहा था। एंड फिर ऐसे हमें एक यूनिक सा और देखने को मिलता है जिसे मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, बट टूटते ही वो हमें नहीं मिलता। बट यहाँ पे मैं थोड़े से आयरन मिल जाते हैं जिससे मैं माइन कर लेता हूँ। एंड फिर फर्नेस क्राफ्ट करके उन आयरन को मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड उनके स्मेल्ट होते ही सबसे पहले शील्ड क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास आर्मर था नहीं, लेकिन हमें शील्ड तो बचा ही लेगा। एंड जब तक हमारे पास शील्ड है तो हम आराम से घूम के कुछ और आयरन एंड उनसे रिलेटेड ओर्स को माइन कर सकते थे। एंड फिर आगे केव में घूमते हुए मुझे जितने भी आयरन मिलते हैं मैं उन सबको लेने लगता हूँ। एंड फिर काफी सारा आयरन एंड कॉपर माइन करके मैं सीधा बाहर आता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। आयरन के स्मेल्ट होते ही एक आयरन की स्वॉर्ड और एक आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड बचे हुए आयरन से एक हेलमेट, चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स क्राफ्ट करता हूँ। अब हमें इतना तो समझ में आ चुका था कि पॉकेबॉल बनाने के लिए हमें काफी सारे एप्रिकॉन की जरूरत थी। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक और एक पेड़ मिलता है जिसके ऊपर एप्रिकॉन्स लगे हुए थे। एंड ये पिंक एप्रिकॉन्स थे, जिनको तोड़ने पे यहाँ से मुझे काफी सारे एप्रिकॉन्स मिल जाते हैं। एंड आगे मुझे थोड़े से ग्रीन एप्रिकॉन्स भी मिल जाते हैं, तो मैं लगे हाथ इनको भी ले लेता हूँ। एंड फिर मैं सोचता हूँ इनको ढूंढने के लिए हमें इतना दूर आना पड़ता है, क्यों ना हम इनकी सैपलिंग ही ले ले। तो मैं यहाँ पे जो है इसके पेड़ को तोड़ने लग जाता हूँ इस होप में कि ये हमें सैपलिंग ड्रॉप करके दे दे। बट बहुत देर वेट करने के बाद भी मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलता। फिर मुझे अब 11 लेवल का एक पोकेमोन देखने को मिलता है, तो मैं सोचता लगे हाथ अपने पोकेमोन की फाइट करवा देते हैं। इसी बीच उसका लेवल भी बढ़ते रहना चाहिए। एंड क्योंकि हमारे पोकेमोन की जो है जॉ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके पास एक बाइट की पावर थी जिससे वो सामने वाले को चबा के इजिली मार दे रहा था, जो की काफी अच्छी चीज थी हमारे लिए। जिसके साथ ही हमारा टोटोडाइल अब लेवल 12 का हो चुका था। एंड भाई कुछ तो पोकेमोन इतने ज्यादा वियर्ड थे एंड इतने ज्यादा क्रीपी थे कि भाई इनके पास जाने से भी डर लग रहा था। एंड फिर जैसे हमारे कॉपर्स यहाँ पे स्मेल्ट हो जाते हैं, अब हम फाइनली अपने पॉकेबॉल्स को बना सकते थे। तो मैं सबसे पहले पिंक वाले पॉकेबॉल को बनाता हूँ। एंड इसे एक बार क्राफ्ट करने पे हमें टोटल 4 पॉकेबॉल्स मिल रहे थे। एंड ऐसे मैं ग्रीन वाला पॉकेबॉल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड ये दोनों दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड इसे हम कह सकते हैं जो है पोकेमोन के बॉल का सबसे बेसिक और निचले लेवल का बॉल है ये। एंड तभी हमारे बेस के पास यहाँ पे छोटा सा पोकेमोन आता है जो की काफी ज्यादा मूली जैसा दिख रहा था, लेकिन नीली मूली। तो मेरा प्लान था इसको पकड़ने का। तो मैं सबसे पहले अपने पोकेमोन को छोड़ता हूँ इसके ऊपर, ताकि मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे सकूँ, ताकि ये थोड़ा सा वीक हो सके। एंड मैं इससे डैमेज देने की बात कर रहा था, लेकिन इसने तो हमारे पोकेमोन को सिर्फ एक ही हिट में जो काफी गंदा डैमेज दे दिया था। एंड ऊपर से हमारे पोकेमोन की हेल्थ खींच के इसने अपने हेल्थ बढ़ा ली थी, यानी कि पोकेमोन काफी काम की चीज थी। बट हमारा पोकेमोन फिर भी लगा रहा है इसको डैमेज देने में। एंड जैसे इसकी थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई, मैं फटाफट से इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता हूँ। एंड ये पोकेमोन
देखा जाए तो हमारे करंट पोकेमोन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो अगर हमें ये मिल जाए तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली थी। एंड लकीली थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमें अपना एक न्यू फ्रेंड यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये रहा हमारा एक्चुअल में मेहनत करके पकड़ने वाला पहला पोकेमोन। एंड देखा जाए तो कुछ भी बोले ये काफी ज्यादा प्यारा तो है ही। एंड इसकी अगर हम स्टैट्स चेक करें तो इसकी स्टैट्स के अंदर हमें काफी सारे अलग अलग टाइप के पावर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे टेस्ट करने के लिए मैं इसे इस जादू से भिड़वाता हूँ। एंड लेजेंड एक अटैक करते ही इसने सामने वाले पोकेमोन की हेल्थ कम कर दी थी। एंड इसके साथ ही सामने वाले पोकेमोन की सारी हेल्थ खींच के अपनी हेल्थ बढ़ा ली थी। एंड ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगी, मतलब ये छोटा सा मूली जैसा दिखने वाला पोकेमोन काफी ज्यादा खतरनाक था। एंड अब हमारे पास कुछ और काम करने को तो था नहीं इन पोकेमोन्स के साथ टाइम पास करने के अलावा, तो मैं अपने पोकेमोन्स के बाकी सारे पोकेमोन्स के साथ फाइट करवाते जाता हूँ एंड उनको पीट पाट के अपने वाले पोकेमोन्स के लेवल बढ़ाने में लग जाता हूँ, जिसमें कई बार हमारा पोकेमोन भी पिट जा रहा था क्योंकि वो हमारे पोकेमोन के मुकाबले काफी हायर लेवल वाले थे। एंड गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये हमारे वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। एंड फिर मुझे पता चलता है कि जो हमारे पास एक ब्लू वाली बेरी थी, इसकी हेल्प से हम अपने सामने वाले पोकेमोन की हेल्थ को एक ही टाइम पे आराम से बढ़ा सकते थे, यानी कि सिंपल कहे तो ये हमारे पोकेमोन का फूड था। एंड फिर कुछ और फाइट्स करने के बाद फाइनली हमारे पोकेमोन का लेवल बढ़ जाता है एंड हमारा ऑडिश अब लेवल 14 का हो चुका था। एंड जैसे जैसे इनके लेवल्स बढ़ते जा रहे थे ये न्यू पावर्स भी सीखते जा रहे थे, जो कि काफी बढ़िया चीज थी। एंड फिर मैं डिसाइड करता हूँ इस 3 फेस वाले बी को पकड़ने की, जिसके लिए तो हमारा ऑडिश सबसे बेटर था ही। फिर हमारा ऑडिश जो है थोड़े बहुत अटैक्स करने के बाद इसकी हेल्थ को आधी कर देता है एंड उस टाइम पे मैं इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक के आराम से इसे पकड़ लेता हूँ एंड ये इजीली कैप्चर भी हो जाती है। एंड हमारे पास अब टोटल 3 पोकेमोन्स आ चुके थे। एंड पता नहीं क्यों ये वाली पोकेमोन काफी ज्यादा क्यूट भी थी लेकिन काफी ज्यादा क्रीपी सी भी लग रही थी। फिर मुझे एक तगड़ी सी हॉर्स वाले पोकेमोन देखने को मिलती है, जो कि हमें स्टार्टिंग में भी दिखी थी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको भी जो है पकड़ने का ट्राई करा जाए। बट इसने तो भाई साहब हमारे तीनों पोकेमोन्स को एक एक हिट में लिटरली जो है आराम से सुला दिया था, हमें पकड़ने का तो मौका ही नहीं मिला। एंड ये भाई साहब भी भाई पीट पाट के एकदम ऑरा फार्म करते हुए निकल जाते हैं। एंड फिर अपने टोटोडाइल के लेवल को बढ़ाने के लिए मैं इसे कुछ और पोकेमोन से भिड़वाते रहता हूँ, जिसके साथ ही फाइनली अब हमारा पोकेमोन जो है लेवल 16 का हो चुका था। एंड क्योंकि अभी हमारे लिए बेरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पोकेमोन की हेल्थ को इंस्टेंट बढ़ा सकती थी, तो यहाँ पानी के पास मैं थोड़ा सा एरिया क्लियर करके यहाँ पे जो है अपने बेरीज को प्लांट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास अब यहाँ पे अनलिमिटेड बेरीज का सोर्स हो जाए एंड हमें कभी भी हमारे पोकेमोन्स के लिए खाने की कमी ना हो। एंड जब भी हमें अपने पोकेमोन्स की हेल्थ बढ़ानी हो तो हम आराम से बढ़ा सकते। एंड फिर टोटोडाइल से थोड़ी बहुत और मेहनत करने के बाद फाइनली अब हमारा टोटोडाइल जो है लेवल 18 का बन जाता है। एंड फाइनली हमारा टोटोडाइल अब लेवल 1 के लिए इवॉल्व होने रेडी हो चुका था। एंड कुछ भी बोलो भाई ये दूर से आ रहा है, यानी कितना ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था इसे इवॉल्व करने का। एंड अब हमारा टोटोडाइल जो है इवॉल्व होकर जो है क्रोको नाउ बन जाता है। अब ये जो है छोटा ड्रैगन दिखने के बजाय मोटा ड्रैगन दिख रहा था, बट जैसे जैसे हम इन्हें इवॉल्व करते जाएंगे उतने इनकी पावर्स बढ़ती जाएगी एंड ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। एंड भाई साहब ये लिटरली कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, पहले तो ये फास्ट चढ़ के आ रहा था, अब ये कितना ज्यादा स्लो हो चुका है। फिर हमें जो एक्सपी लेवल की कैंडीज मिली थी मैं वो ले लेता हूँ एंड मैं लगे हाथ जो है अपने ऑडिश की भी लेवल को बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। एंड इसके लेवल को बढ़ाते ही फाइनली अब ये भी इवॉल्व होने रेडी हो चुका था, तो हम बिना देरी करते हुए फटाफट से इस ऑडिश को भी इवॉल्व कर देते हैं एंड ये ऑडिश से सीधा ग्लूम बन जाता है। एंड भाई साहब जैसे ही इवॉल्व हो गए थे इनका लुक एकदम से चेंज हो चुका था, ये तो ऐसा लग रहा था कि आराम से सो रहा है। एंड अब इसकी भी पावर्स बढ़ चुकी थी एंड इसके भी हमें और भी काफी सारे तगड़े पावर्स देखने को मिल रही थी। एंड इतने में हमने जो बेरीज प्लांट किए थे वो अभी छोटे छोटे से ट्रीज बन चुके थे। एंड अभी हम 1.20.1 में खेल रहे थे एंड इसका एक और अपडेट आ जाता है जो कि 1.21.1 में था। एंड उस वाले वर्जन में काफी सारी न्यू चीजें ऐड होती है। इसके साथ ही जो है पोकेमोन्स को इवॉल्व करने पे काफी बढ़िया से एनिमेशन भी आता है। सो मैं डिसाइड करता हूँ अपने वर्ड को जो है 1.21.1 में अपग्रेड करने का। एंड फिर फाइनली हम लोग 1.21.1 में आ जाते हैं। अब जब हमें सामने से जो है लेटेस्ट अपडेट की थ्रू जो अच्छी चीजें मिल रही थी तो इसका फायदा उठाना तो बनता था। एंड उसके बाद मैं फिर से केव में आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत और ओर्स की जरूरत थी, तो मैं सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। एंड इसी बीच मुझे यहाँ पर केव में जो है ज़ॉम्बी हॉर्स देखने को मिलता है। उसके ऊपर सैडल भी था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बैठ नहीं पा रहा था। अब पता नहीं इस वाले वर्जन में ये सही में इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं, या बस ये एक छोटा सा ग्लिच था। बट थोड़ा आगे बढ़ते हम यहाँ पे जो है अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो मैं फटाफट से इसे माइन कर लेता हूँ। यहाँ पे काफी सारे डायमंड्स थे, आगे भी हमें काफी सारे और डायमंड्स मिलते हैं, मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। एंड तभी मेरी नजर पड़ती है सामने की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोबलस्टोन नजर आ रहे थे, यानी कि यहाँ पे एक स्पॉनर था। तो मैं फटाफट से स्पॉनर को तोड़ देता हूँ एंड चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से
से हमें। एंड क्योंकि अब अपने पास आयरन की पिकेक्स थी, यानी कि हम इन सारे ओर्स को भी माइन कर सकते थे। एंड इस वाले ओर्स को माइन करने पे हमें जो है एक वाटर स्टोन मिलता है, जिससे हम बेसिकली वाटर से रिलेटेड जितने भी पोकेमॉन्स थे उनको इवॉल्व कर सकते थे। एंड हमारा जो टोटोडाइल था ये एक वाटर पोकेमॉन ही था, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको इवॉल्व करने का स्टोन की हेल्प से, बट पता नहीं ये इस पर काम ही नहीं कर रहा था। मे बी ये शायद कोई और पोकेमॉन के लिए होगा। फिर काफी सारी माइन करने के बाद अपने बेस पर वापस आके मैं जितने भी आयरन लेके आता मैंने स्मेल्टिंग पे लगाता हूँ। एंड इस वाले वर्जन में एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड ये थी एक पॉकीडेक्स। एंड इसे मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड ये पॉकीडेक्स बेसिकली एक स्कैनर था, जिसके थ्रू हम किसी भी पोकेमॉन की जानकारी ले सकते थे कि वो किस लेवल का है, उसका नाम क्या है, एंड स्पेशली उसकी पावर क्या है, ये भी हमें इसके जरिए आराम से पता चल जाती है। जब तक मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के कौन से फेवरेट टॉप 3 पोकेमॉन है। अब इस वर्जन में आके बाकी सारी चीजें तो अच्छी हो चुकी थी, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी, एंड वो चीज थी हीलिंग मशीन को लेके। पिछले वाले वर्जन में हीलिंग मशीन की रेसिपी काफी ज्यादा इजी थी, बट इस वाले वर्जन में जो हमें हीलिंग मशीन की रेसिपी काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिलती है, क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशली मैक्स रिवाइव क्राफ्ट करना पड़ता है, जो कि लिटरली 3 रिवाइव को मिला के बनता है, जबकि पिछले वाले वर्जन में हमें सिर्फ एक रिवाइव से ही काम चल जाता था। एंड इस रिवाइव को क्राफ्ट करने के लिए हमें स्पेशल टाइप की विविध चोक सीड चाहिए होती है, एंड साथ ही कुछ हीलिंग आइटम्स की जरूरत थी। सो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ इन्हें ढूंढने के लिए। एंड ये जो सीड थी ये हमें कोई भी चेस्ट के अंदर देखने को मिल सकती थी। काफी देर चलने के बाद मैं एशिया वाले बायोम में पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे मुझे काफी खतरनाक से 3 हेड वाला ऑस्ट्रिच टाइप का पोकेमॉन देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया था। जिसे मैं जैसे स्कैन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये टोटल लेवल 42 का था, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग था। एंड फिर थोड़ा आगे बढ़ते फाइनली हमें यहाँ पे एक विलेज मिल जाता है, जहाँ पे चांसेस थे कि हमें अपने काफी सारे काम की चीजें मिल सकती थी। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक पोकेमॉन मिलता है, जिसको देखते ही एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है, क्योंकि इस वाले पोकेमॉन को हमने अपने पोकेमॉन वाले कार्टून में काफी बार देखा था। अगर गाइस आप लोगों ने इस पोकेमॉन को देखा है तो इसका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मैं फटाफट से विलेज के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे मुझे काफी अलग सा घर देखने को मिलता है, जिसके बाहर एक बढ़िया सा पोकेमॉन का बैनर था। एंड यहाँ पे स्पेशल पोकेमॉन स्टाइल का डोर भी लगा हुआ था। एंड फिर मैं जैसे इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे विलेजर जो एक नर्स की ड्रेस में देखने को मिलता है। एंड ये एक्चुअल में नर्स ही था, आई मीन थी। एंड मैं जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा था वो हीलिंग मशीन मुझे ऑलरेडी यहीं पे मिल जाती है। तो मैं सोचता ये तो काफी बढ़िया सी चीज है, तो मैं फटाफट से तोड़ लेता हूँ। एंड तोड़ के मैं इसे हक देता हूँ। हक दिया, क्योंकि ये हीलिंग मशीन बिना सील टच के नहीं ऑप्टेन होती। एंड फिर यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर मुझे कुछ और बेरीज एंड एक्सपी वाली कैंडीज मिलती है। एंड आगे कुछ और चेस्ट को एक्सप्लोर करने पे भी यहाँ पे मुझे बेरीज एंड ब्रेड्स ही मिल रहे थे। एंड आगे एक विलेजर की चेस्ट में से मुझे कुछ और ब्रेड्स और एक लिंक केबल मिल जाता है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। एंड फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक विलेजर की चेस्ट में से एक वीवी चोक वाली सीड्स मिल जाती है, जिसका हमें एक्चुअल में यूज था। तो इसके घर के बाहर जस्ट यहाँ पे फार्म था, तो मैं इसके सड़े से फार्म को यहाँ पे तोड़ देता हूँ एंड यहीं पे अपने सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। अब इसको कितना टाइम लगेगा ग्रो होने में ये मुझे पता नहीं था, तो मैं यहाँ पे खुद से जो थोड़े बहुत बोन मिल बनाने का ट्राई करता हूँ, ताकि हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सके। एंड मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे बोन मिल जमा कर रहा था, और ये विलेजर भाई साहब इन्हें चुरा ले रहे थे। वो बात अलग है कि आलू इनका ही था। फिर ऊपर मुझे काफी सारे हेबल्स मिल जाते हैं, जिन्हें मैं तोड़ लेता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे वेपन स्मिथ का घर मिलता है, जिसकी चेस्ट में से मुझे आयरन की पिकैक्स और एक आयरन की लेगिंग्स मिलती है। एंड फिर तभी यहाँ पे रात हो जाती है। एंड यहाँ पे मुझे लेवल 40 वाला बुलडॉग की तरह दिखने वाला एक पोकेमॉन मिल जाता है, जिसे मैं स्कैन करके उसकी डिटेल्स दे रहा था। बट भाई साहब शायद से थोड़े से नाराज थे, एकदम रेडी थे शायद हमें पंच मारने के लिए। तो इससे पहले वो हाथ साफ करे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड कई दिन वेट करने के बाद फाइनली हमने जो सीड्स प्लांट किए थे वो टोटली ग्रो हो जाते हैं। एंड इनके फ्लावर्स यहाँ पे रेडी हो जाते हैं, जिन्हें मैं तोड़ के ले लेता हूँ। अब ये सिर्फ अकेले हमें जरूरत नहीं थी, इसी के साथ हमें कुछ हीलिंग आइटम्स की भी जरूरत थी, जो कि हमें लश केव में देखने को मिलने वाली थी। तो फिर मैं यहाँ से फटाफट से निकल जाता हूँ लश केव की तलाश में। एंड फिर ऐसी लश केव की तलाश में यहाँ पे मैं इधर उधर फॉरेस्ट के बीच में भटक ही जाती कि तभी मेरी नजर पड़ती है सामने की तरफ, जहाँ पे मुझे एक पीला सा पोकेमॉन नजर आता है। एंड जैसे मैं उस पर फोकस करता हूँ, यस यहाँ पे हमें एक पिकाचू दिख चुका था। एंड मैं काफी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस कॉबलमॉन में पिकाचू भी एग्जिस्ट करता है। बट मैं जैसे इसे स्कैन करता हूँ, एक्चुअल में ये पिकाचू था, वो भी लेवल 16 वाला। एंड ये पिकाचू मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, तो इसे पकड़ना तो बनता था। बट इतना ज्यादा क्यूट था कि इससे मुझे फाइट करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे अपने ग्लूम को यहाँ पे निकाल देता हूँ। एंड हमारे ग्लूम को निकालने की देरी थी कि पिकाचू एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाता है एंड हमारे ग्लूम पे अटैक भी करने लग जाता है। एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस पे अटैक करने का, तो मैं इसके ऊपर जो स्लीप पाउडर छोड़ देता हूँ, जिससे ये सो जाए। एंड फिर जैसे हमारा पिकाचू सो जाता है, मैं फटाफट से इसे कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। एंड फिर कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हम पिकाचू को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि फाइनली अब हमारे पास पिकाचू भी आ चुका था। एंड फिर मैं जैसे अपने पिकाचू को बाहर निकालता हूँ, ये अभी भी काफी क्यूटली सो रहा था, जो कि काफी बढ़िया लग रहा था। एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मैं लश केव में तो पहुंच चुका था, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत थी वो काफी ज्यादा रेयर से भी होती है, नॉर्मली नहीं मिलती। तो उसकी तलाश में मैं काफी टाइम तक इधर उधर भटकते रहता हूँ। एंड काफी देर भटकने के बाद फाइनली वो मुझे दिख जाता है। एंड वो भी हमें यहाँ पे एक सिंगल सा फ्लावर देखने को मिलता है।
मिलता है, जिसे लेके मैं फाइनली कुछ हीलिंग पाउडर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर बेस पे आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं एक पतीला रेडी करता हूँ। एंड उसके बाद फिर एक कैंप फायर लगा के अपने पतीले को उसके ऊपर रख देता हूँ। एंड अपने बेस पे आते आते मुझे वो स्ट्रक्चर फिर से दिख चुका था, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा हनी ले लेता हूँ। एंड अब बस रिवाइव बनाने के लिए हमें हीलिंग पाउडर के साथ जो है हनी की बोतल रखना था, एंड हमारा रिवाइव इजीली रेडी हो जाएगा। एंड फिर अपनी कढ़ाई का ढक्कन बंद करके मैं अपने रिवाइव को यहाँ पे क्राफ्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड ऐसे में इन टोटल 3 रिवाइव क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर इसी पॉट के अंदर 2 रिवाइव रखी और हमारा वीवी चोक प्लांट रखने के बाद फाइनली हमारा मैक्स रिवाइव भी यहाँ पे बन जाता है, जिसके हेल्प से मैं फाइनली अपनी हीलिंग मशीन यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। एंड अभी मैं इसे रखने की बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाला था, क्योंकि अगर मैंने इसे एक बार रख दिया तो बिना सिल टच के हम इसे फिर से उठा नहीं सकते थे, और अगर हमने गलती से तोड़ दिया तो हमने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी वो सारी मेहनत खराब होने वाली थी। तो मैं डिसाइड किया तो एक ही बार में एक बढ़िया सा पॉकी हाउस बनाने का, जहाँ पे हम भी आराम से रह सके एंड साथ ही हम जितनी भी मशीन बनाए और भी हम जितनी भी चीजें करें उसके अंदर हम आराम से कर सके। तो चलो बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा पॉकीबॉल हाउस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आपने पॉकीबॉल तो देखा ही होगा, उसी को हमने यहाँ पे जो है बेस स्टाइल में जो है कन्वर्ट कर दिया था। एंड इसकी सिर्फ एक तरफ ही मैंने स्टैच लगाया था, दूसरी तरफ नहीं लगाया था। हम चाहे तो लगा सकते थे, बट मुझे लगा वो थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा। एंड अगर हम हमारे बेस की बात करें तो वो कुछ ऐसा सा दिख रहा था, जहाँ पे हमारे बेसिक चीज जितनी भी चीजें थी, बेड, क्राफ्टिंग टेबल, उसे हमने यहाँ रखा था। एंड जितनी भी हमारी चेस्ट थी, हीलिंग मशीन थी, एंड आगे हम जो भी बनाएंगे वो सारी चीज हम अंडरग्राउंड वाले लेवल पे करने वाले थे। एंड अगर हमें अपने पोकेमोन को हील करना है तो हमें जस्ट इस पे राइट क्लिक करना है, हमारे पोकेमोन इजीली हील हो जाएंगे। एंड अब तक हमारा पिकाचू सो के उठ चुका था, तो मैं फाइनली उसे बाहर निकालता हूँ। एंड बाहर आते ये काफी बढ़िया से एनिमेशन भी देता है, जो कि काफी क्यूट सा लगता है। एंड फिर मेरे पास जो एक्सपी की कैंडीज थी उसे मैं इसे खिलाने का ट्राई करता हूँ। एंड तभी मुझे पता चलता है कि इसे हम शोल्डर पे भी बिठा सकते थे, तो मैं वो सारी कैंडीज खिला के इसके लेवल को बढ़ाने का ट्राई करता हूँ, बट ऐसा जिसका कोई लेवल नहीं बढ़ता। तो फिर फाइनली मैं इसे अपने शोल्डर पे बिठा देता हूँ। एंड भाई साहब, शोल्डर पे बैठने के बाद तो भाई इतना ज्यादा क्यूट सा लग रहा था। एक्चुअल में शोल्डर पे नहीं बैठा था, ये हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पे जो है लटका हुआ था, जो कि काफी प्यारा सा लग रहा था। एंड अब हम कहीं पे भी अपने पिकाचू को जो है आराम से बिठा के कहीं पे भी आराम से जा सकते थे। एंड फिर उसके बाद कुछ पेपर्स क्राफ्ट करके मैं एक बुक क्राफ्ट करता हूँ। एंड फाइनली अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करता हूँ, बट अब इसे यूज करने के लिए इसे हमें मैक्स लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बुक शेल्फ्स की जरूरत थी। एंड उससे रिलेटेड अभी हमारे पास सामान था नहीं। फिर हमने जो कढ़ाई बनाई थी उसमें मैं ट्राई करता हूँ कुछ नया सा बनाने का। एंड यहाँ पे मैं एक बढ़िया सी जो है बेरी बनाने का ट्राई करता हूँ, जो कि एक्चुअल में एक स्वीट बेरी थी। एंड भाई साहब, इसमें ये जो कुकिंग का एनिमेशन है कितना ज्यादा सही लग रहा है। एंड फिर फाइनली हमारी कैंडी बेरी यहाँ पे बन के रेडी हो जाती है। अब इसका ऐसा क्या यूज है ये तो पता नहीं, लेकिन शायद से खाने में मजा आएगा। मेरा इस वर्ल्ड में मेन गोल यही था कि हम जितना हो सके उतने यूनिक पोकेमोन्स को पकड़े। एंड तभी मुझे यहाँ पे काफी प्यारी सी एक पिंक डियर टाइप की पोकेमोन देखने को मिलती है। तो इसकी फाइट मैं सबसे पहले अपने पिकाचू से करवाता हूँ, इसी बहाने हमें अपने पिकाचू की पावर्स का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पिकाचू इसके ऊपर ठंडा शॉक मारता है, जिसके इसके ऊपर ऐसा ज्यादा कुछ असर नहीं होता। देन ये जो भी अटैक हमारे पिकाचू पे कर रहा था, पिकाचू को तो कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन पिकाचू काफी बढ़िया डैमेज इसे दे पा रहा था। एंड कुछ ही देर में जैसे ये 50% पे पहुंच जाती है, मैं फटाफट से अपने पोकेमोन को निकाल के इसे कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। एंड हम इसे इजीली कैप्चर भी कर लेते हैं। एंड इस वाले पोकेमोन के पास एक डबल किक वाली पावर थी, जिसे मैं ट्राई करता हूँ इस जादू के ऊपर। एंड ये लिटरली एक ही हिट में जो है आराम से मार देती है। अब हम एक बार में जो है सिर्फ 6 पोकेमोन्स को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम ज्यादा पोकेमोन्स नहीं पकड़ सकते। हम जितने चाहे उतने पोकेमोन्स को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वो सारे पोकेमोन्स अपने आप ही हमारे पीसी में स्टोर हो जाएंगे। एंड उसके लिए हमें अपने पीसी को क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से एक पीसी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसे अपने हीलिंग मशीन के बाजू में लगा देता हूँ। एंड ये पीसी बेसिकली हमारा बॉक्स होने वाला था, जिसके अंदर हम जितने चाहे उतने पोकेमोन्स के इसके अंदर भर सकते थे। एंड यही नहीं, अगर हम कोई पोकेमोन को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते थे, उस पोकेमोन को हम रिलीज भी इसमें कर सकते थे। फिर जब हम डायमंड लेके आए थे, उसके मैं डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड बचे हुए डायमंड से एक डायमंड का हेलमेट क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने पे मुझे कुछ सैपलिंग्स मिले थे, जिनका मुझे पता ही नहीं था। एंड ये एप्रिकॉन के सैपलिंग्स थे, तो इन्हें मैं अपने बेस के आसपास ही लगा देता हूँ, ताकि हमें ज्यादा दूर जाना ना पड़े। फिर जहाँ पे हमने अपना बेस बनाया था उसके जस्ट पीछे मुझे यहाँ पे एक और एक ग्रीन पोर्टल मिल जाता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ इसे फिक्स करने का। एंड फिर चेस्ट से फ्लिंट एंड स्टील निकाल के मैं इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड हम फिर सीधा निकल जाते हैं नेदर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करने के लिए एंड नेदर के भी पोकेमोन्स को देखने के लिए। एंड नेदर में स्पॉन होते ही हमारा मूड खराब हो गया, क्योंकि हमें इसने काफी गंदी जगह पे स्पॉन किया था। एंड मुझे यहाँ पे लिटरली 2 मिनट भी नहीं हुए थे, यहाँ पे घास ने मुझ पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। वो तो अच्छा, वो मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ भी इतनी ज्यादा तेजी से जा रही थी। अच्छा, वो मैं सही टाइम पे जो है बेरीज खा लेता हूँ, तो मैं बच जाता हूँ। काफी देर वेट करने के बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, हमें वो फिर से पोकेमोन हॉर्स देखने को मिलते हैं, जिसने स्टार्टिंग में हमारे पोकेमोन्स को धो दिया था।
था। तो मैं थोड़ा बहुत नेदरएक्स माइन करके उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस बार हमारे पोकेमॉन्स का लेवल काफी बढ़ चुका था। एंड इसका नाम एक्चुअल में पोनीटा था, जिसका लेवल 17 था। तो हम काफी इजीली इसको हरा सकते थे, आई मीन इसकी हेल्थ कम कर सकते थे। बट यहाँ पे भी मैं ग्लूम की हेल्प लेके इसे सबसे पहले सुलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम इसे इजीली कैप्चर कर सके। एंड लकीली 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली हम इसे इजीली सुला देते हैं। एंड क्योंकि इसे हमने सुला दिया था, अब हम आराम से इसे कैप्चर कर सकते हैं। अब ये हमें परेशान भी नहीं करेगी। एंड सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि ये मनोज घास फिर से आ जाती है, फिर से अटैक करने लग जाती है। मैं तो कैसे भी बच जाता हूँ, बट इस चक्कर में हमारा ग्लूम जलने लग जाता है। तो मैं फटाफट से इसे वापस बुला लेता हूँ। एंड इस तरीके से बिना बो के नेदर में भटकना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आता हूँ। एंड यहाँ पहुंच के सबसे पहले मैं एक बो क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे काफी सारे फूड्स की भी जरूरत थी, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा हमें खाने की जरूरत पड़ने वाली थी। एंड मैं आराम से शिप्स को मार के यहाँ पे जो है फूड कलेक्ट कर रहा था कि तभी मुझे बीचों बीच यहाँ पे मौसी कोबलस्टोन देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पे मुझे ग्रेवल भी दिखता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी। एंड फिर थोड़ी बहुत और तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ पे हमें सस्पिशियस सैंड मिल जाता है। तो मैं घर पे जाके फटाफट से एक ब्रश क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर सस्पिशियस सैंड में जो है झाड़ू मारने लग जाता हूँ, जिसमें काफी बकवास ही सामान मिल रहा था। बट थर्ड सस्पिशियस सैंड में से कुछ तो बढ़िया से बाहर निकल रहा था। एंड ये मिल जाता है हमें एक फॉसिल। एंड ये फॉसिल बेसिकली एक बर्ड का फॉसिल था, जिसको हम जिंदा करके इसके अंदर से जो पोकेमॉन को निकाल सकते थे। एंड ये पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते, लेकिन इस फॉसिल को जिंदा करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप की मशीन्स की जरूरत थी। एंड उसके बाद मैं फिर से यहाँ से निकल जाता हूँ नेदर के लिए। यहाँ पे नेदर में मुझे एक न्यू पोकेमॉन देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा दिख रहा था। एंड ये एक घासली था। सो मैं डिसाइड करता हूँ इसको भी पकड़ने का। एंड इससे मैं अपने पिकाचू को भिड़वाता हूँ। एंड लेजेंड एक अटैक करते ही 50% हेल्थ पे पहुंच चुका था। तो मैं फटाफट से इसे कैप्चर कर लेता हूँ। एंड फाइनली हमारे पास अब घासली भी आ चुका था। एंड फिर ऐसे चलते चलते मैं क्रिम्सन बायोम के थ्रू गुजर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे जस्ट सामने एक बैस्टन मिल जाता है, यानी कि हमें काफी सारी लूट मिल सकती थी। तो मैं फटाफट से बैस्टन के अंदर चले जाता हूँ। अंदर पहुंच के मुझे सबसे पहले 2 गोल्ड के ब्लॉक्स मिलते, मैं उन्हें उठा लेता हूँ। देन बड़े प्यार से मैं धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा था, क्योंकि कभी भी पिगरिन ब्रोड आके हमें एक ही बार में जो है मार सकते थे। फिर ऐसे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे एक जगह पे लावा मिलता है। तो मैं लावा की हेल्प से इन पिगरिन्स को जला देता हूँ, ताकि ये चेस्ट खोलने पे मुझे परेशान ना करे। एंड फिर चेस्ट ओपन करने पे हमें कुछ ऑब्सिडियन, बोन के ब्लॉक्स एंड कुछ आर्मर के पीस मिले थे, जो कि हमारे काम के तो नहीं थे। एंड आगे एक और एक चेस्ट में से आयरन का ब्लॉक और गोल्डन एप्पल मिल जाता है। एंड फिर इसके नीचे वाले फ्लोर पे एक और एक चेस्ट थी, जिसके अंदर हमें डायमंड की शवल मिल जाती है। ये सब लूटपाट करके मैं फाइनली नीचे वाले ब्रिज पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मेन खजाना था, जहाँ पे मैं सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मुझे पिगरिन ब्रूड दिखता है, जिसको मैं लावा की हेल्प से आराम से जला के मार देता हूँ। सब एरिया साफ करने के बाद मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे मैं उन सबको उठा लेता हूँ। एंड फिर फाइनली चेस्ट को चेकआउट करने की बारी आती है। इसके अंदर से हमें डायमंड के बूट्स, कुछ डायमंड, स्मिथिंग टेम्पलेट और एंशिएंट डेब्रिस मिलता है। एंड फिर बैस्टन की दूसरी साइड जाके मैं कुछ और चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। एंड उन सबको लूट के अपने बेस पर वापस आ जाता हूँ। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था इस फॉसिल को जिंदा करने का। एंड इसे जिंदा करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत थी, जो की है टैंक, फॉसिल एनालाइजर और एक डेटा मॉनिटर। तो मैं सबसे पहले एक टैंक क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड इसी के साथ एक डेटा मॉनिटर भी। बट फॉसिल एनालाइजर के लिए हमें एमेथिस्ट शार्ट की जरूरत थी। तो मैं यहाँ पे केव में आ जाता हूँ एमेथिस्ट शार्ट को लेने के लिए। एंड फिर फाइनली उसे भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर फटाफट से उसका एक बढ़िया सा सेटअप यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे टैंक को फिल करना होता है। इसके अंदर हम वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो हम कंपोस्टर के अंदर यूज करते हैं। तो मैं कुछ सीड्स एंड रॉटन फ्लैश और बेरीज का यूज करके इसे फुल कर लेता हूँ। बट फिर जैसे मैं इसके अंदर अपने फॉसिल को डालता हूँ, ये मशीन बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। मैं इसे 2-3 बार और तोड़ के लगाने का ट्राई करता हूँ, शायद से मैंने कुछ गलती किया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। एंड करीब 2 घंटे बर्बाद करने के बाद हमें पता चलता है कि हम डायरेक्टली इस फॉसिल को जो इवॉल्व नहीं कर सकते। ये एक फॉसिलाइज बर्ड है। इसी के साथ हमें ऐसा एक और एक फॉसिल को इसके साथ रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा कोई एक पोकेमॉन इवॉल्व होके बाहर आएगा। यानी कि ऐसा एक और एक हमें फॉसिल ढूंढना पड़ेगा, यानी कि वैसा हमें स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे सस्पिशियस सैंड या ग्रेवल हो। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। काफी देर चलने के बाद मैं एक बैडलैंड्स वाले बायोम में पहुंच चुका था। यहाँ पे इधर उधर देखने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड सा स्ट्रक्चर दिखता है, जहाँ पे ग्रेवल भी था। तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे सस्पिशियस ग्रेवल भी थे। तो यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत तहकीकात करने के बाद जैसे फिर मैं एक ग्रेवल पे ब्रश घुमाता हूँ, फाइनली हमें अपना एक और एक फॉसिल मिल जाता है। एंड फिर इसे लेके मैं अपने बेस पे जा ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे एकांश दिख जाता है, यानी कि वो स्नेक वाला पोकेमॉन जो कि हमने कार्टून में भी देखा था। तो मैंने सोचा था इसको हम आराम से सुला देंगे, एंड जैसे ये सो जाएगा इसको कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इसे 2-3 बार सुलाने के बाद भी ये सोते ही अचानक से उठ जा रहा था, यानी कि इस पे ये पावर काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ इसे थोड़ा सा डैमेज देने का, बट थोड़े के चक्कर में ये मर ही जाता है। बट लकीली थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे फिर से ये स्नेक दिख जाता है। इस बार मैं थोड़े लोअर लेवल वाले पोकेमॉन से इसे भिड़वाता हूँ, ताकि इसे डायरेक्टली ना मार दे। एंड फिर जैसे इसकी हेल्थ 50% पे पहुंचती है, मैं इसे कैप्चर करने का ट्राई करता, बट ये इतना पावरफुल था कि ये
कैप्चर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अलग अलग पोकेमॉन्स के साथ इसे ट्राई करता हूँ ताकि मैं कैसे तो करके इसको शांत बैठा दूं, बट भाई साहब ये पोकेमॉन पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फिर पता नहीं कैसे बिना कुछ किए ये अचानक से सो जाता है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं एक और बार इसे पकड़ने का ट्राई करता हूँ एंड फाइनली हमने इसे पकड़ लिया था। एंड फिर फाइनली अपने फॉसिल के साथ हम अपने बेस पे आ जाते हैं एंड फिर फाइनली मैं मशीन के अंदर दोनों फॉसिल रखते ही हमारी मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे हम फिर टैंक के अंदर एक छोटा सा कैप्सूल टाइप कुछ देख पा रहे थे जो कि धीरे धीरे बड़े होकर पोकेमॉन में इवॉल्व होने वाला था। एंड कुछ ही देर में एक कैप्सूल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था एंड मल्टीपल भी होते जा रहा था। एंड फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक सनस्टोन था जिसका यूज करके हम अपने ग्लूम को इवॉल्व कर सकते थे। तो जैसे मैं अपने ग्लूम को सनस्टोन देता हूँ वो इवॉल्व होने के लिए रेडी हो जाता है। एंड पता नहीं इवॉल्व होने के बाद ये बड़ा होना चाहिए था, बट ये छोटा कैसे हो रहा था। बट फिर फाइनली मैं इसे इवॉल्व कर देता हूँ एंड फिर बड़े तगड़े एनिमेशन के साथ फाइनली हमारा ग्लूम यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है एंड ये सीधा ग्लूम से बेलॉसम बन जाता है, जो कि दिखने में तो काफी क्यूट सी थी। एंड स्पेशली इसका डांस तो भाई काफी प्यारा सा लग रहा था। अब हमारा ग्लूम इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता था, यानी कि इसके पास अब मैक्स पावर आ चुकी थी। एंड भाई यार इसका डांस कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। एंड तभी मैं देखता धीरे धीरे अब हमारा फॉसिल जो है बड़ा होते जा रहा था। एंड फिर मैं अपने एक तरफ पिकाचू को एंड एक तरफ बेलॉसम को बिठा देता हूँ, जो कि काफी क्यूट से लग रहे थे। एंड गाइस हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर के, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, इन 3 क्यूट फेस के लिए करना तो बनता है। एंड अब टाइम आ चुका था हमारे बाकी के भी कुछ पोकेमॉन्स को इवॉल्व करके उन्हें भी पावरफुल बनाने का। तो फिर अपने जितने बाकी के भी पोकेमॉन्स है मैं उनको भी दूसरे पोकेमॉन से भिड़वाते रहता हूँ ताकि उनका भी लेवल बढ़ते रहे। एंड फिर मैं अपने घासली को अपने पोकेमॉन के 10 लेवल आगे वाले पोकेमॉन से भिड़वाता हूँ। एंड इसमें भी हमारा घासली जो है हावी हो रहा था क्योंकि इसके पास थी हिप्नोसिस की पावर, जिससे हम सामने वाले पोकेमॉन को जो हिप्नोटाइज कर सकते थे। एंड इसी तरीके से मैं फाइनली एक हाई लेवल वाले पोकेमॉन को भी मार देता हूँ। एंड भाई साहब हमारी बेलॉसम तो इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि एक ही बार में सामने वाले की पूरी पावर खींच ले रही थी। एंड काफी देर के बाद फाइनली हमारे घासली का भी लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि अब टाइम आ चुका था इसको भी इवॉल्व करने का। एंड अब ये इवॉल्व होने वाला था हॉन्टर में। सब फटाफट से इसे इवॉल्व कर लेते हैं एंड ये तगड़ा सा हॉन्टर बन जाता है। एंड ये एकदम से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, जिसके साथ इसके पास काफी तगड़े तगड़े पावर्स भी अनलॉक हो जाती है। एंड फिर आगे हाथ में एकांश के भी लेवल को बढ़ाने लग जाता हूँ। एंड अब फाइनली वो भी इवॉल्व होने रेडी हो चुका था। एंड हम फिर इसे भी इवॉल्व कर देते हैं। एंड हमारा छोटा सा स्नेक इवॉल्व होकर एक बड़े से स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफी तगड़ा दिख रहा था। बस काश इसे हम राइड कर पाते तो और भी ज्यादा मजा आता। एंड हमारे पोकेमॉन के लेवल को बढ़ाने तक फाइनली हमारा ये पोकेमॉन भी इवॉल्व हो चुका था। बट अब इसे टैंक से बाहर निकालने के लिए हमें एक पोकेबॉल की जरूरत थी। एंड क्योंकि अब अपने पास काफी अच्छे रिसोर्सेज थे तो मैं डिसाइड करता नॉर्मल पोकेबॉल बनाने से अच्छा कुछ तगड़ा पोकेबॉल बनाया जाए, जिसका कैच रेट भी ज्यादा हो और हमारे पोकेमॉन्स को ये आराम से पकड़ भी ले। एंड फिर फाइनली मैं अपने फॉसिल पोकेमॉन को बाहर निकालता हूँ। एंड अब टाइम आ चुका था इसे देखने का। एंड भाई साहब ये दिखने में इतना ज्यादा तगड़ा दिख रहा था, बाकी सारे पोकेमॉन्स के मुकाबले ये सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब टाइम आ चुका था डायमंड की माइनिंग करने की, ताकि हम अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर सके। एंड फिर मैं ऐसी केव में भटक रहा था डायमंड्स की तलाश में कि तभी मुझे कुछ अलग सा स्टोन नजर आता है। तो फिर मैं उसके पास जाके इसे माइन करता हूँ। एंड इसे माइन करने पे हमें पता चलता है कि हमें एक थंडर स्टोन मिल चुका था। एंड ये थंडर स्टोन का फायदा ये था कि इससे हम अपने पिकाचू को इवॉल्व कर सकते थे। तो फिर मैं डिसाइड करता अपने पिकाचू को यही इवॉल्व करने का। तो मैं अपने पिकाचू को बाहर निकाल के इसे थंडर स्टोन दे देता हूँ। एंड फिर इसमें इवॉल्व वाला ऑप्शन आ जाता है। एंड फाइनली हमारा पिकाचू राइचू में इवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका था, तो हम इसे इवॉल्व कर देते हैं। एंड फिर इसी के साथ फाइनली हमारा पिकाचू राइचू में इवॉल्व हो चुका था। एंड साथ ही भाई साहब हमारा पिकाचू कितना ज्यादा बड़ा भी हो चुका था, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसे हम कंधे पे नहीं बैठा सकते, जो चीज काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। बट अब क्या कर सकते, इसे पावरफुल भी तो बनाना था। एंड इसी के साथ हमारे राइचू की और भी काफी तगड़ी थंडर पावर्स भी यहाँ पे अनलॉक हो चुकी थी। एंड फिर उसके बाद मैं लग जाता हूँ केव को एक्सप्लोर करके बहुत सारे डायमंड्स को माइन करने में। बहुत देर की माइनिंग करने के बाद मैं काफी सारे डायमंड्स के साथ अपने बेस पर वापस आता हूँ, जहाँ पे और भी थोड़े बहुत डायमंड जमा करके मैं फाइनली अपने लिए डायमंड की चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर एक पोकेमॉन के साथ अपने राइचू को भिड़वा देता हूँ, ये देखने के लिए कि किसकी थंडर की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर हमारा राइचू थंडर वाली पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे आसमान में एकदम धुंध आ गया था। एंड सिर्फ एक अटैक करते ही इसने 80% से ज्यादा हेल्थ कम कर दी थी। एंड फाइनली फिर एक और एक अटैक करने के बाद इसने इजिली सामने वाले पोकेमॉन को हरा दिया था, यानी कि हमारा राइचू सही में बहुत पावरफुल था। अब हमारे पास डायमंड्स तो आ चुके थे, लेकिन अब टाइम था इसे इंचैंट भी करने का, जिसके लिए मैं यहाँ पे शुगरकेन की फार्मिंग करने में लग जाता हूँ, ताकि हमारे पास और भी शुगरकेन हो सके, जिससे हम बुक शेल्फ क्राफ्ट कर सके। बट जब तक शुगरकेन ग्रो हो रहे थे हमारे पास कुछ काम करने को था नहीं। एंड मुझे ये फिर से बुल मिल जाता है। अब मेरा प्लान था इसे कैसे भी करके पकड़ने का, बट इसका लेवल काफी ज्यादा था। ये लिटरली 35 लेवल्स का था, जिससे देखा जाए तो हमारे कोई भी पोकेमॉन इतने पावरफुल नहीं थे। बट स्टिल मैं धीरे धीरे कोशिश करता अगर हम सारे पोकेमॉन का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद से हम इसे जो है डैमेज दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेलॉसम का यूज करके इसकी हेल्थ को खींचने का ट्राई करता हूँ, बट इस पे
कोई भी असर नहीं होता, बट इसके एक अटैक करने से हमारी हेल्थ पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। बट फिर इसे थोड़ा बहुत डैमेज देखे मैं खुश हो ही रहा था कि यहाँ पे एक ऐसा अटैक करता है जिससे लिटरली एक ही बार में हमारी हेल्थ कम हो जाती है। तो फिर मैं अपने हंटर को बाहर निकालता हूँ और इसके थ्रू जो हिप्नोसिस करने का ट्राई करता हूँ इसे, ताकि ये थोड़ी देर शांत हो जाए। बट भाई सब इस पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। बट ये भी एक अच्छी चीज थी कि हम पे काफी स्ट्रॉन्ग थे, हम पे भी कोई डैमेज नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमारा भी कोई भी अटैक इस पे भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैं अपने आर्बोक को बाहर निकालता हूँ। आर्बोक तो भाई सब कब आता है कब जाते कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस हमारी एक ही उम्मीद थी जो की थी रायचू। तो मैं रायचू की थंडर पावर का इस्तेमाल करता हूँ, इससे इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ रहा था, बट रायचू भी बहुत गंदे तरीके से पिट रहा था। लिटरली हमारा रायचू खत्म ही होने वाला था। तो मैं फटाफट से बॉल को फेंक देता हूँ, ट्राई करता हूँ उसको कैप्चर करने का, बट ये बॉल तोड़ के बाहर आ जाता है। तो मैं फिर से हॉन्टर को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि हॉन्टर को तो डैमेज नहीं पड़ रहा था, बट पता नहीं अचानक से हॉन्टर भी आते ही निकल लेता है। एंड लिटरली हमारा कोई भी पोकेमोन इसका सामना नहीं कर पा रहा था। एंड इस टाइम पे हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी जो की थी रायचू, एंड वो भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैं स्पेशल वाले बॉल का यूज करता हूँ जिसका कैच रेट ज्यादा है, इससे इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ। एंड फिर काफी देर की मेहनत करने के बाद फाइनली हम इसे कैप्चर कर लेते हैं। मतलब अब तक हमने जितने भी पोकेमोन्स को पकड़ा है उसमें इस वाले को पकड़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई। बट फाइनली हमारे पास एक तगड़ा सा बुल टाइप का पोकेमोन भी यहाँ पे आ चुका था, जिसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे रायचू को। एंड फिर मैं इसकी पावर्स को देख रहा था, तभी मुझे पता चलता है कि हम इसे राइड भी कर सकते हैं, एंड इसके साथ ही हम आराम से चल के कहीं भी जा सकते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था, तो मुझे लगा काफी स्लो चलता होगा ये, बट अचानक से ये अपनी स्पीड पकड़ लेता है। एंड हमें इतनी तेजी से लेके जा रहा था कि एकदम से मजा आ गया, काफी बढ़िया सी फीलिंग आ रही थी। एंड ये सब करते करते हमारे सारे शुगर केन्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से इन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। बट अब बुक्स को बनाने के लिए हमें लेदर की जरूरत थी, तो नेदर में आके मेरे पास जितने भी गोल्ड्स थे वो मैं इन पिगलिन्स को दे देता हूँ, ताकि इनके बदले ये मुझे लेदर दे सके। एंड काफी देर की ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली इनसे मुझे काफी सारा सामान मिल जाता है। मुझे काफी सारे फायर रेस के पोशन, लेदर, एंडरपर्ल और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसको लेके मैं बस घूम ही रहा था कि तभी मुझे फाइनली यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल जाता है। तो मैं बिना देरी करे फटाफट से फोर्ट्रेस में पहुंच जाता हूँ एंड अपना फायर रेस का पोशन पी के यहाँ पे ब्लेजेस को मारना शुरू करता हूँ। एंड फिर ऐसे में विदर स्केलेटन को मार आता है, एंड उसे मारते ही हमें अपना पहला स्कल यहाँ पे मिल जाता है, तो उसे मैं ले लेता हूँ। अब फाइनली टाइम आ चुका था इंचेंट करने का। बड़ा मेन प्रॉब्लम ये आ चुकी थी कि हम इंचेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीज नहीं थी। सो मैं डिसाइड करता हूँ पहले ड्रैगन को मारने का, ताकि हम ड्रैगन को मार के इनफ एक्सपीज ले ले, एंड फिर आराम से हम इंचेंट कर सकते थे। तो फिर मैं फटाफट से बहुत सारे आयर फेंटर को क्राफ्ट करता हूँ, एंड फिर डायरेक्शन को ढूंढने के बाद अपने इस बफेलो या बुल जो भी बोल सकते हैं उस पर बैठ के सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। काफी देर चलने के बाद मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, एंड यहाँ पहुंच के जैसे मैं अपने आयर फेंटर को फेंकता हूँ तो वो नीचे की तरफ जानी थी, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे था। तो मैं फटाफट से डिग डाउन करते हुए नीचे की तरफ पहुंचता हूँ, एंड फिर सीधा पहुंच जाता है हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। एंड जस्ट एंट्रेंस वाले डोर को खोलते ही हमें सामने ही हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड का एंड पोर्टल मिल जाता है। तो वहाँ पहुंच के मैं फटाफट से सारे आयर फेंटर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड फिर मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे आए हैं तो एक लाइब्रेरी ढूंढ ले, ताकि हमें बुक्स क्राफ्ट करना ना पड़े, हम आराम से तोड़ के ले ले। बट पता नहीं कैसा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एंड पोर्टल ही था। तो फिर मैं चुपचाप से निकल जाता हूँ ड्रैगन को हराने के लिए। एंड में पहुंचते मैं देखता हूँ यहाँ पे भी हमें कुछ पोकेमॉन्स देखने को मिल रहे थे, काफी वियर्ड से पोकेमॉन थे। एंड फिर अपने पॉकेडेक्स के थ्रू मैं इसे स्कैन करने का ट्राई करता हूँ, एंड ये एक अनओन पोकेमॉन था जो कि लेवल 45 का था, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग था। बट इसे पकड़ने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ ड्रैगन को हरा देने का, ताकि हम हरा के आराम से इन्हें पकड़ सके। एंड फिर फाइनली कुछ लास्ट हिट मारने के बाद फाइनली हम ड्रैगन को खत्म कर देते हैं, एंड इसी के साथ हमें बहुत सारी एक्सपीज भी यहाँ से मिल जाती है। एंड फिर इसे थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैं ट्राई करता हूँ इसे कैप्चर करने का, एंड फर्स्ट टाइम में ये आराम से कैप्चर हो जाता है। देन उसके बाद मैं फाइनली ड्रैगन एग को भी ले लेता हूँ, एंड फिर हम सीधा आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में। एंड एंड वर्ल्ड से हम दो पोकेमॉन्स को लेके आए थे, एंड दोनों के दोनों काफी ज्यादा यूनिक से दिखते। एंड स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन था, एंड अब अपने पास कितने सारे पोकेमॉन्स हो चुके थे। फिर आप लोगों को याद होगा कि हमें स्टार्टिंग में लिंक केबल मिला था, एंड इस लिंक केबल के थ्रू हम अपने हॉन्टर को भी इवॉल्व कर सकते थे। तो फिर मैं इसको भी इवॉल्व कर देता हूँ, एंड हमारा हॉन्टर अब बदल जाता है गेंगार में। एंड स्टार्टिंग में भाई ये घासली वाले वर्जन में कैसा सा दिख रहा था ना, अब ये कैसा हो चुका है। एंड अब हमारा ये पोकेमॉन भी मैक्स हो चुका था। एंड अभी भी हमारे पास कुछ पोकेमॉन थे जिसे मैं ट्राई करता हूँ कि उसे भी मैं इवॉल्व कर दूं, लेकिन हम कॉम्बी को नहीं कर पा रहे थे। उसका मेन रीजन ये था कि ये एक मेल बी है और सिर्फ हम एक फीमेल बी को ही इवॉल्व कर सकते थे। तो मैं डिसाइड करता अपने क्रोकोनाउ को इवॉल्व करने का। एंड फिर फाइनली बहुत देर की वेट करने के बाद, बहुत सारे लेवल बढ़ाने के बाद फाइनली अभी इवॉल्व होने रेडी हो चुका था। तो हम फाइनली इसे इवॉल्व कर देते हैं। सो हमारा छोटा सा टोटोडाइल एक बड़े से जायंट से फेरिलीगेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड भाई साहब देखने में बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिख रहा था। एंड पहले ये कितना ज्यादा छोटा था, लेकिन अब ये हमसे भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। देन उसके बाद इनफ बुकशेल्फ क्राफ्ट करके मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल के आसपास इसे लगा देता हूँ। एंड क्योंकि अब अपने पास एक्सपी थी तो हम फाइनली एन्चेंट कर सकते थे। अब हमने अपने 2 गोल्स को कंप्लीट कर लिया था। अब टाइम था फाइनल 3rd गोल को कंप्लीट करने का, यानी कि जायंट पोकेमॉन को पकड़ने का, जिसको पकड़ने के लिए हमें एक मास्टर बॉल क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमें एक नेदर स्टार की जरूरत थी, यानी कि हमें विदर को हराना पड़ेगा।
सो मैंने इनफ इधर स्केलेटन के स्कल्स तो ले लिए थे, लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे माइनशाफ्ट में चेस्ट में एक मैप की तलाश में। बेसिकली ये जो हमारा जायंट पोकेमोन है वो कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे रहता है, उसका मैप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बिना हम उसे ढूंढ नहीं सकते थे। बट माइनशाफ्ट में भी बहुत देर भटकने के बाद भी मुझे वो मैप नहीं मिलता क्योंकि वो मैप कहीं ना कहीं रेयर है। तो फिर ऐसे घूमते घूमते मैं केव में पहुंचता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़े से स्कल के ब्लॉक्स दिख जाते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे मुझे एंशिएंट सिटी भी मिल जाता है एंड एंशिएंट सिटी में हमें इजीली काफी सारी रेयर चीजें मिलती रहती है। तो फिर उसके बाद मैं एंशिएंट सिटी में घूम घूम के यहाँ की चेस्ट को चेकआउट करने में लग जाता हूँ ताकि यहाँ से हमें वो मैप मिल जाए। फिर यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से हमें एक कॉमन शार्ड मिल जाता है एंड ये शार्ड जो है हम बेसिकली नेदर स्टार की जगह पे यूज कर सकते थे। बट फिर यहाँ पे एक चेस्ट को खोलने पे हमें इंटेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है एंड इसी के साथ ही हमें वो टेरा मैप भी मिल जाता है। एंड फिर आगे कुछ और चेस्ट को चेकआउट करने पे एक चेस्ट में से हमें डीएनए मिल जाता है जो कि एक म्यू डीएनए था, जिससे बेसिकली हम म्यू वाले पोकेमोन को भी जिंदा कर सकते थे। एंड मेन जो हमें चीज थी हम फाइनली लेके आ चुके थे, यानी कि टेरा मैप हमारे पास था, यानी कि फाइनली अब हम उस जायंट पोकेमोन को ढूंढ सकते थे। फिर हमें जो मास्टर बॉल बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी वो मैं पहले से लेके आ जाता, जैसे कि हमें थोड़े से शल्कर शेल्स की जरूरत थी एंड इसी के साथ मैं थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस भी माइन करके लेके आता जिससे हम 2 नेथरेट के इंगट्स क्राफ्ट कर लेते। एंड हमने विदर को नहीं हराया था क्योंकि हमें शार्ड मिल चुका था जिससे हम नेदर स्टार के तौर पे यूज कर सकते थे। एंड उसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे हमारा मास्टर बॉल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड ये बॉल कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट बॉल है क्योंकि ये गारंटीड कैप्चर हमें देता है, यानी कि हम जिसको भी पकड़ेंगे वो एग्जैक्ट हमें 100% वो पकड़ के मिलेगा ही। अब टाइम तो उस लोकेशन पे पहुंचने का जहाँ पे हमें जायंट पोकेमोन मिलेगा। एंड ये बेसिकली मैप हमें 2 टाइप के पोकेमोन से मिला सकता है जो कि है एक वॉकिंग वेक और एक है आयरन लीव्स। एंड जब तक हम उस लोकेशन पे नहीं पहुंच जाते हमें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि हमें क्या मिलने वाला है। काफी देर चलने के बाद मैं फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ एंड हमारा मैप एग्जैक्ट यहीं पे पिन पॉइंट कर रहा था। तो उसके बाद डिग डाउन करके मैंने फटाफट से नीचे की तरफ निकल जाता हूँ एंड ऐसे काफी देर माइंड करने के बाद मैं अचानक से नीचे गिरता हूँ एंड मेरे जस्ट सामने मुझे यहाँ पे आईसी स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे ये काफी हद तक क्लियर हो चुका था कि हमें यहाँ पे वॉकिंग वेक मिलने वाला था। बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे तो अभी तो कुछ भी नहीं था, बट जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ यहाँ पे वॉकिंग वेक स्पॉन हो जाता है, जिसे कंफर्म करने के लिए मैं इसे पॉकेडेक्स के थ्रू स्कैन कर लेता हूँ एंड ये वॉकिंग वेक ही था, वो भी लेवल 75 वाला, जो कि हम कह सकते हैं अब तक हमारे पास जितने भी पोकेमोन है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल। एंड वैसे तो मुझे पता था कि हमारा कोई भी पोकेमोन इसके सामने नहीं टिक पाएगा, बट स्टिल ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे इसके सामने हमारे बेलोसम को फेंकता हूँ जो कि लेजिट इसके सामने इतनी ज्यादा छोटी लग रही थी एंड लिटरली एक हिट में ये खत्म। यहाँ तक कि हमारा बफेलो भी इसके सामने नहीं टिक पाता। बट फिर अपने सारे पोकेमोन को पिटवा के उनकी बेइज्जती करने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका था मास्टर बॉल को यूज करने का। अब बस ये था कि हमारे मास्टर बॉल में कैप्चर हो जाए, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। बट लकीली यहाँ पे कैप्चर हो जाता है एंड इसी के साथ फाइनली अब अपने पास एक जायंट वॉकिंग वेक भी आ चुका था, बट पता नहीं क्यों हम इसको भी राइड नहीं कर सकते थे। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने एक नॉर्मल पोकेमोन, एक फॉसिल पोकेमोन एंड एक जायंट पोकेमोन भी पकड़ लिया था। एंड भाई साहब हमारा पोकेमोन इतना ज्यादा तगड़ा था कि लिटरली किसी को भी वन शॉट कर सकता था। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इस कॉबलमॉन में 100 डेज से ज्यादा ही हमारे कंप्लीट हो चुके थे एंड पता नहीं भाई ये क्या हो रहा है।